दिन की सबसे बड़ी खबर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के आए नतीजे। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान में तीन बड़ी बातें हैं। पहली बात तो नीतिगत दरों को लेकर, रेपो रेट को लेकर। दूसरी बात ग्रोथ को लेकर आरबीआई का क्या अनुमान है, क्या उसमें बदलाव हुआ, क्या उसके मायने हैं। और तीसरी बड़ी बात महंगाई को लेकर। इन तीनों मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले आपको खबर बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन चली बैठक के बाद गुरुवार सुबह रिजर्व बैंक गवर्नर ने पॉलिसी की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया। ग्रोथ को लेकर बैंक ने कहा है कि 2023-24 के दौरान ग्रोथ 6.5% रह सकती है। ग्रोथ पे आते हैं, पहले बात करते हैं ब्याज दरों को लेकर। सर, ब्याज दरें लगातार 2 बार हो गया नहीं बढ़ाई गई, क्या संभावना आगे बनती दिखती है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना शुभम नहीं थी। हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी में पॉज या थोड़ी देर विचार करेगा अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए। और जिस तरीके के महंगाई के लक्ष्य आंकड़े हमारे पास आए और अभी अगले महंगाई के आंकड़े जो आएंगे उनमें शायद थोड़ी और कमी दिखाई देगी। उस स्थिति में रिजर्व बैंक के पास इस बात की पूरी संभावना थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे। पर एक महत्वपूर्ण और पहलू होता है रिजर्व बैंक की पॉलिसी में, जिसे मौद्रिक स्टांस कहते हैं या उसका नज़रिया कहते हैं। वो नज़रिया अभी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का ही रखा गया है। ये नहीं, इस नज़रिए में बदलाव नहीं कि विड्रॉल शुरू किया गया है। ये कोई विड्रॉल का मतलब है कि ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया भी नहीं स्थिर रखी गई। फिलहाल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी से की प्रक्रिया को रोक चुका है। अगर आप बड़े व्यापक अर्थ में देखें, हमारे आपके जीवन पर असर के तौर पर देखें, तो ईएमआई बढ़ने की प्रक्रिया अब रुक जाएगी, क्योंकि 2 बार हो गए हैं। तो कम अब जिन बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी उसको पास ऑन करना शुरू किया था, वो उसे रोक लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जमा पर ब्याज दरों की बढ़ोतरी में भी कमी होगी और इसके संकेत बैंकों ने देने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये प्रक्रिया वापस घूमकर डिपॉजिटर्स के नुकसान और बारोअर्स के फायदे की तरफ मुड़ रही है। आमतौर पर बैंकिंग में ऐसा ही होता है, जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो डिपॉजिटर्स फायदे में होते हैं और जब ब्याज दरें घटना शुरू होती हैं तो बारोअर्स फायदे में होते हैं। हालांकि भारत के परिदृश्य में डिपॉजिटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और बारोअर्स की संख्या बहुत छोटी है। लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से संकेत दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, बल्कि महंगाई के आने वाले आंकड़ों पर और महंगाई की आने वाली परिस्थिति पर असर रखेगा। पर इसमें बहुत सारे कैविएट्स हैं। इतने कैविएट्स पॉलिसी में आमतौर पर कम आते हैं। बहुत सारे कैविएट्स का मतलब बहुत सारे किंतु परंतु हैं। उन किंतु परंतुओं पर हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं ग्रोथ रेट को लेकर। तो जीडीपी ग्रोथ पूरे साल में 6.5% रहेगी, यही अनुमान पहले था, यही अनुमान अब है। लेकिन इसके अंदर जब आप चलते हैं तब वहाँ कुछ बदलाव हैं। आरबीआई ने जून और सितंबर तिमाही के लिए तो ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है, लेकिन दिसंबर और मार्च तिमाही के लिए ग्रोथ अनुमान में कमी की है। दिसंबर तिमाही में ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से घटाकर 6% किया गया है और मार्च में इसे 5.9 से घटाकर 5.7% किया गया है। सर, क्यों घटाया गया तीसरी और चौथी तिमाही का ग्रोथ अनुमान? रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के आंकड़ों को लेकर इस बार कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। पिछले साल आपको याद होगा, पिछले ग्रोथ के आंकड़ों में रिजर्व बैंक को खासतौर पर उसके आंकड़े गलत साबित हुए थे कई मामलों में। तो रिजर्व बैंक की ग्रोथ के आकलन ट्रेंड के करीब है और कंजर्वेटिव है। पहली 2 तिमाही में रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि जो भी बची हुई पेंटअप डिमांड है जो अभी निकलती दिखाई दे रही, हालांकि इसमें भी किंतु परंतु है जिस पे हम आते हैं, जो भी बची हुई पेंटअप डिमांड है वो अगली 2 तिमाहियों में आकर दिखाई दे जाएगी। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी रिकवरी की उम्मीद है, जो भी रिकवरी की संभावनाएं थी, वो स्थिर हो जाएंगी और इसके बाद अगली 2 तिमाहियों में विकास दर गिरेगी। इसकी दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप बेस इफेक्ट भी देखें तो इस साल की जो आखिरी तिमाही थी उसमें विकास दर तेज दिखाई दी थी, तो इसलिए पिछले अगले साल की आखिरी तिमाही में भी हमें उसका असर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक से जिस एक चीज की सबसे बड़ी उम्मीद थी, अपेक्षा थी, जो शायद रिजर्व बैंक के पास अभी स्थिति स्पष्ट नहीं थी ग्रोथ को लेकर, वो रिजर्व बैंक ने उस मामले को बिल्कुल अंधेरा रखा है और वो है बादलों की आमद है, मानसून की आमद। ये सारे आकलन एक बड़े कैविएट के साथ आते हैं कि मानसून सामान्य रहेगा। अगर मानसून सामान्य नहीं रहता है तो ये सारे आंकड़े सर के बल उलट पलट सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ने नहीं कही, पर मानसून सामान्य होने की शर्त पर ही भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% होगी। ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल से कम होगी। 7.2% की आर्थिक विकास दर अभी ताजा जीडीपी के आंकड़ों में आई है और इससे पहले वो 9% से ऊपर थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कोविड के सालों को निकाल दिया जाए तो पिछले कई 5 सालों में अगले साल अपनी सबसे न्यूनतम विकास दर पर खड़ी होगी। पहली चीज है।
दूसरी बात यह कि इस विकास दर की छाया में महंगाई का आकलन भी उलझता दिखेगा, क्योंकि अगर महंगाई की दर कम है, विकास दर कम है शुभम, तो भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी, जिसमें कि हम महंगाई और उसके अगर दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें कि 4% से 5% का आकलन है, एक्चुअली 4% का आकलन है इसमें, और भारत की आर्थिक विकास दर को अगर आप 6-6.5% माने तो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 11 से 11.5% रहेगी, और ये पिछले 3-4 सालों की सबसे कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आर्थिक विकास दर महंगाई और स्थायी विकास दर को मिलाकर इस दर में कमी होती है तो सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू में, कंपनियों की कमाई पर इसका सबका असर पड़ता है। अब बात महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक ने अपने पिछले अनुमान में कटौती की है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान रिटेल महंगाई 5.1% रहने का अनुमान है, पहले ये 5.2% का अनुमान था। कोई बड़ी कटौती नहीं है। जून तिमाही के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान में बड़ी कटौती की गई है, 5.1% से घटाकर इसे 4.6% कर दिया गया है। सितंबर तिमाही के लिए महंगाई का अनुमान 5.4% से घटाकर 5.2% किया गया है। महंगाई के अनुमान में कटौती के बावजूद रिजर्व बैंक ने दूध की महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। आरबीआई का कहना है कि दूध की सप्लाई घटने और चारा महंगा होने का असर कीमतों पर पड़ सकता है। सर, कितना सटीक है महंगाई को लेकर ये अनुमान, आपको लगता है, क्या लगता है? महंगाई के आकलन में अगर हम मानसून के असर को ना शामिल करें, महंगाई और केवल इसी आकलन को जाएं जो अभी हमारे सामने उपलब्ध है, महंगाई में मानसून का कितना असर होगा, खाद्य उत्पादों की कीमतों का क्या असर होगा, वो बाद में देखने वाली बात है। तो ये आकलन इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्लाइटली एक डिफ्लेशन वाले फेज में जाना शुरू कर देगी दूसरी तिमाही के बाद, क्योंकि अगर आप जीडीपी के आंकड़े और महंगाई के आंकड़ों को पैरेलल रखें तो आपको लगेगा कि भारत में मांग कम होती चली जाएगी और मांग के साथ कीमतों में बढ़ोतरी भी कम होती चली जाएगी। तो जो जिसको हम डिफ्लेशनरी स्लोप कहते हैं, एक किस्म का डिफ्लेशनरी स्लोप आता दिखाई देगा। महंगाई भी कम होगी लेकिन उसके साथ मांग भी कम होगी, ग्रोथ भी कम होगी, खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि जो नेट इनकम है लोगों की, जो उनकी कमाई है, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, नहीं तो फिर महंगाई में बढ़ोतरी की संभावना दिखती। ये तो आरबीआई के आंकड़ों में जो अभी दिए गए हैं इस हिसाब से दिखता है। लेकिन इसमें अगर मानसून बिगड़ता है, सूखे की संभावना दिखती है, मानसून असामान्य होता है जिसकी संभावना बढ़ती दिख रही है क्योंकि मानसून देर से आया है। मौसम विभाग के स्काईमेट के भी आकलन मान रहे हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से में मानसून की बारिश कम होती। अगर वो होता है तो ये मामला फिर पलट जाएगा और फिर हम दूसरे तरीके से इस चीज़ों को देख पाएंगे, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो शुभम, दूसरी तिमाही के बाद ये इन्फ्लेशन की जगह स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन सकती है, जहां भारत की आर्थिक विकास दर 6-6.5% और महंगाई की दर बढ़कर मानसून के असर से फिर 5 से 6% के आसपास हो जाए। तो कुल तस्वीर यह है कि या तो इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी और उसमें कई सारे क्षेत्रों में हमें डिफ्लेशन दिखाई देगी, जैसे WPI थोक मूल्य सूचकांक को देखें उसमें डिफ्लेशन का ट्रेंड दिखता है, या स्टैगफ्लेशन की स्थिति जैसी बनी रहेगी। तो रिजर्व बैंक ने इस पूरी स्थिति में बहुत संभाल कर, बचा-कर, बहुत यथास्थिति तरीके की भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं, बहुत सारे कैविएट्स हैं, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। पर पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहत दिखती है, वो विदेशी मुद्रा का मोर्चा है, जिसमें कि रिजर्व बैंक ने माना है कि मौजूदा परिस्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार ठीक है, भारत में विदेशी निवेश की आमद शुरू हो गई, FPI ने फिर आना शुरू कर दिया है और इससे भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन को बेहतर करने में या उसको वहाँ जोखिम टालने में मदद मिली है। एक और बात जो पॉलिसी में कही गई वो कही है कच्चे तेल पर। कच्चे तेल को लेकर कहा गया बड़ी अनिश्चितता, नहीं कहा जा सकता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये भी जो अंशुमान सर ने कहा कि किंतु परंतु ये भी है कि महंगाई में आग झोंक सकता है अगर कच्चा तेल फिर से उबलने लगा